नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम केमिस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल देखते हैं कि केमिस्ट्री में हमें क्या-क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी के जो फैक्ट हैं वो सारे देख लेंगे और जो इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आए हैं वो सारे हम देख लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस बार का जो 2024 का पीसीएस एग्जाम हुआ था उसमें 2 प्रश्न आए थे सीधे-सीधे, वो मैं आपको दिखाता हूँ और बीपीएससी में भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है? तो ये देख रहे हैं आप, एक तो प्रश्न 2024 में पूछा गया था कि दूध इनमें से किसका उदाहरण है? ठीक है, तो ये इमल्सन है। ये प्रश्न भी आपको अभी एनसीईआरटी हम डिस्कस करेंगे, उसमें मिल जाएगा केमिस्ट्री में। और दूसरा जो प्रश्न आया था, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? सिंपल प्रश्न 2024 का है ये। यूपीपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, उसमें ये दोनों प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखें कि जो बिहार पीसीएस में, तो बिहार पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या इन सारे नियम के हिसाब से इसमें से कौन सा ये पूछा गया था। और दूसरा जो पूछा गया था यहाँ पे प्रश्न, जो 17th जो बीपीएससी था उसमें, कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो ये 4 ऑप्शन थे, इसमें से आपको ये करना था पूरा। इसके बारे में भी अभी हम देख लेंगे। और इसके बाद जो दूसरा प्रश्न इससे पूछा गया था कि परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये भी बीपीएससी में पूछा गया था। इन 4 ऑप्शंस में से आपको छांटना था। ठीक है? तो ये सारे प्रश्न केमिस्ट्री से रिलेटेड इस बार बीपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे। अब हम इसमें क्या-क्या करेंगे वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ भी आवश्यकता होगी, जैसे भी हमने फिजिक्स का कर रखा है, वैसे इसमें भी करेंगे। 7-8 जो टॉपिक्स हैं, 8 अध्याय हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो कि परीक्षाओं की दृष्टि महत्वपूर्ण हो। एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला इसमें मैटर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्ड होगा, केमिकल रिएक्शंस होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड एलॉय, फिर कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो इतने सारे टॉपिक्स को हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं और जो लास्ट ईयर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए वो सारे। ठीक है? तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वही द्रव्य और उसके गुण, जो कि मैटर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब इसमें देखिए बेसिक चीज़ें दी गई हैं एनसीईआरटी में कि जो द्रव्य होते हैं उसको कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, फिर बाद में प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन जो कंडेंसेट है ये भी बाद में ऐड हुआ। ठोस है, द्रव है, गैस है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता होगा। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट के बारे में डिटेल में एनसीईआरटी में दे रखा है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए प्लाज्मा क्या होता है कि इसमें जो कण होते हैं वो अत्यधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं और बहुत अधिक उत्तेजित होते हैं। ठीक है? ये कण कैसे होते हैं? आयनीकृत गैस के रूप में पाए जाते हैं। अगर इसका उदाहरण सबसे अच्छा आप देखें तो ट्यूबलाइट होता है, या जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है सॉरी, या फिर नियॉन बल्ब में ये सारा पाया जाता है। ठीक है? इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें इसमें कि बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट, तो ये मतलब इसका जो डेफिनिशन अगर आप कहें कि सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर हमें क्या मिलता है? बीईसी यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त होता है। ठीक है? तो ये बेसिक इसके बारे में जो डेफिनिशन थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं। देखिए इसी में द्रव्य और उसके गुण में ही आपको चार्ल्स का रूल है जो, और उसके बाद बायल्स रूल्स है, गैसोलॉग का रूल्स है, अवागोद्रो रूल्स, ये सारी चीज़ें आपने पहले बेसिक क्लासेस में पढ़ रखी होंगी, उसको यहाँ पे डिस्कस करना आवश्यक नहीं है। इसके बाद द्रवों का वर्गीकरण, सॉरी द्रव्यों का वर्गीकरण। तो द्रव्य जो होते हैं पहले बार उसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो मिश्रण होता है, एक शुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण कैसा होगा? या तो फिर वो समांगी होगा या फिर विषमांगी होगा। और जो शुद्ध पदार्थ होगा वो तत्व और यौगिक में इसको डिवाइड करेंगे। और तत्व होगा जो 3 टाइप में डिवाइड होगा, धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक जो होगा वो कार्बनिक और अकार्बनिक में डिवाइड होगा। ठीक है? अब इनकी बेसिक कभी-कभी इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट बना के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि धातुएँ हैं, तो धातुओं के गुण क्या होते हैं? अधातुएँ हैं तो उनके गुण क्या होते हैं? सिंपल सी बात है मतलब। और उपधातु है तो उसके पर्टिकुलर गुण क्या होते हैं? अब धातुएँ जो भी होती हैं जैसे सोना है, चांदी है, ये सब क्या होगा? तो ये सब थोड़ा चमकीली होती हैं, ताप और विद्युत के सुचालक होती हैं, तन्य होती हैं मतलब खींचे जाने लायक होती हैं, इनको खींच के बड़ा किया जा सकता है ना? ऐसे ही अधातुएँ क्या होती हैं? तो ये अलग-अलग कलर्स की होती हैं, विद्युत और ऊष्मा के, सॉरी विद्युत के ये कुचालक होती हैं। इसमें जैसे कि आप मान लीजिए हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रोमीन, ये सारी अधातुएँ हैं। उपधातुएँ क्या होती हैं? तो मतलब जो ऐसी धातुएँ जो धातु और अधातु दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करती हों, उनको कहते हैं उपधातु। अब इसमें बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारी चीज़ें उपधातु में आती हैं, सॉरी। इसके बाद फिर कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक।
अब जिनमें कार्बन घटक होता है उनको कार्बनिक कहते हैं, और जिनमें कार्बन घटक नहीं होता है, मुख्य घटक उनका नहीं होता है, उसको हम अकार्बनिक कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही मिश्रण क्या होता है, तो मतलब बेसिक डेफिनेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको ज़्यादा डिस्कस करने या ज़्यादा और ले चलने की आगे जरूरत है नहीं। ठीक है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। मतलब होमोजीनियस का मतलब, समांगी का मतलब ये हुआ कि उनके घटक आपस में एक दूसरे से पूरी तरीके से मिल जाए, उनको कहते हैं। जैसे मान लिया जल में आपने चीनी को मिला दिया तो वो क्या हो गया, वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। और अगर आपने बालू में तेल को मिला दिया तो वो क्या हो गया, तो फिर वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, यानी विषमांगी मिश्रण हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे डेफिनेशन है, ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं विलयन के बारे में। ठीक है, सोल्यूशन क्या होते हैं, इससे रिलेटेड बीपीएससी में प्रश्न एक बार पूछा गया, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो विलयन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। अब आप देखें कि विलायक क्या होता है, तो इसको सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, ठीक है, तो प्रायः जो इसकी मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, और जो विलेय होता है इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यानी विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है तो उसको कहते हैं विलेय, और जो मतलब दूसरे को मिलाता है उसको कहते हैं विलायक। ठीक है, अगेन विलयन जो होता है वो दो टाइप में डिवाइड होता है, एक तो संतृप्त होता है और दूसरा असंतृप्त होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से पता होगी कि अनसेचुरेटेड जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, सेचुरेटेड सोल्यूशन कैसा होता है। इसके बाद हम इसमें आते हैं निलंबन, सस्पेंशन। ये कंसेप्ट अच्छा है और कई बार इससे प्रश्न भी पूछे गए हैं। देखिए निलंबन क्या होता है, ऐसा विषमांगी मिश्रण, ऐसा जो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन का मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है निलंबन। यानी ठोस कण जो होते हैं वो किसमें, द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं सस्पेंशन या निलंबन। ठीक है, इसके बाद है कोलाइड। तो कोलाइड क्या होता है, तो ये भी एक ऐसा विषमांग मिश्रण होता है जिसमें कण जो होता है वो विलयन के सदृश समान रूप से पूरे विलयन में फैले होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कोलाइड। अब हम यहाँ पे आते हैं जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि ये प्रकार है, परिक्षेपण का माध्यम क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है और इसके उदाहरण क्या है। ठीक है, तो एरेसॉल जो है ये परिक्षेपण का माध्यम इसमें होगा गैस, और परिक्षिप्त जो इसकी प्रावस्था होगी वो होगी अगर लिक्विड। तो इसमें जो उदाहरण क्या क्या आएंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, कोहरा है, बादल है, और क्या होगा, कुहासा। ठीक है, इसके बाद फिर से एरोसॉल, परिक्षेपण का माध्यम गैस और परिक्षिप्त अवस्था भी अगर गैस में ही है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये धुआं बन जाएगा, है ना, जो वाहनों का धुआं होता है वो बन जाएगा। ऐसे ही फोम है, तो फोम क्या है, मान लिया ये लिक्विड है और इसकी जो परिक्षिप्त अवस्था है वो गैस में है, तो क्या बनेगा फोम, तो वो बनेगा शेविंग क्रीम। ठीक है, शेविंग क्रीम वो बन जाएगा। इसके बाद फिर से अगर मान लिया फोम है, ये सॉलिड है, ये एक इसका जो परिक्षेपण माध्यम सॉलिड है और परिक्षिप्त जो प्रावस्था है वो गैस में है, तो फिर क्या बनेगा, तो फिर वो रबर बन जाएगा या स्पंज बन जाएगा, इस तरह से। इसके बाद इमल्सन या पायस, इससे रिलेटेड जो भी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया था कि दूध क्या है, तो अगर मान लिया ये लिक्विड है, इसका परिक्षेपण माध्यम और इसकी जो परिक्षिप्त अवस्था है वो भी लिक्विड है, तो आपको क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा दूध, मिल्क मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर जेल है, तो जेल का अगर परिक्षेपण माध्यम जो है वो सॉलिड है और इसका जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो कैसा है, वो लिक्विड है, तो इससे क्या, इसका उदाहरण क्या होगा, तो वो बनेगा जेली है या पनीर है ना, या मक्खन है, ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। इसके बाद सोल है, तो इसका जो परिक्षेपण माध्यम है, मान लिया वो लिक्विड है पहला, और दूसरा जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो कैसे, वो सॉलिड है, तो फिर क्या बनेगा, तो फिर ये कीचड़ बन जाएगा या जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो सारी चीज़ें बन जाएंगी। ठोस सोल में अगर इसका जो परिक्षेपण माध्यम वो सॉलिड है और परिक्षिप्त प्रावस्था भी सॉलिड है, तो फिर ये क्या बनेगा, तो ये रंगीन पत्थर या दूधिया बन जाएगा। ठीक है, रंगीन पत्थर या दूधिया बन जाएगा। तो इससे रिलेटेड प्रश्न लास्ट ईयर पूछे गए हैं, इसको आप याद रखिएगा कि एरोसॉल में अगर मान लिया गैस, उसका परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था लिक्विड है, तो फिर क्या बनेगा, कैसे कैसे सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, और इसी में एक बेसिक चीज़ें आती है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। देखिए टिंडल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी प्रकाश की किरण किसी कोलायड या निलंबन से होकर गुजरती है, तो परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण होते हैं, ठीक है, जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अगर इसका आप बेसिक एग्जांपल देखें, तो मान लिया कमरे में एक छोटे से छिद्र से जब प्रकाश की किरण आती है, तो वो आप वहाँ पे टिंडल इफेक्ट को पूरी तरीके से देख सकते हैं। क्लियर, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी इसके बारे में।
महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो सारी चीज़ों को डिस्कस करना यहाँ पे ज़रूरी था। अब हम इसके बाद आते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे किया जाता है, ठीक है? ये बेसिक चीज़ें हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण में क्या होता है कि जब ऐसे मिश्रणों को तेज़ी से घुमाया जाता है, तो क्या होता है कि जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं अपकेंद्रण। अब इसका उपयोग क्या-क्या होता है? तो पहले तो जो जाँच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जाँच के लिए रक्त और मूत्र की जाँच के लिए क्या किया जाता है? अपकेंद्रण विधि का यूज़ किया जाता है। दूसरा, दूध से क्रीम निकालने के लिए भी अपकेंद्रण विधि का ही प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो है, जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में जो भीगे कपड़े होते हैं उनका जब उसमें ड्रॉवर में डालते हैं जो सुखाता है कपड़ों को, तो वहाँ भी अपकेंद्रण का यूज़ होता है। ठीक है? इसके बाद इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, मतलब आप जानते हैं कि विलयन के घटक जो होते हैं विलेय और विलायक के पृथक्करण करने हेतु क्या किया जाता है? वाष्पीकरण का यूज़ किया जाता है। अब जैसे समुद्री जल से नमक को अलग करने के लिए इस विधि का यूज़ होता है। इसके बाद है अवसादन और निस्तारण। ठीक है? अब इसमें क्या किया जाता है कि जब मान लिया कोई भी मिश्रण है, आपने उसको खूब घुमाया और उसके बाद छोड़ दिया, तो जो भारी कण होंगे वो नीचे बैठ जाएँगे और भारी कणों के नीचे बैठने की ही प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उनको अवसादन कहा जाता है, ठीक है? और ऊपर वाला जो हल्का कण होगा उसको निकाल के बाहर कर देना क्या कहलाता है? निस्तारण कहलाता है, ठीक है? तो ये है अवसादन और निस्तारण विधि। इसके अगर उदाहरण को देखें आप, तो तेल तथा जल में अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने के लिए अवसादन और निस्तारण विधि का यूज़ किया जाता है। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद है ऊर्ध्वपातन, बेसिक है, इसको तो आप अच्छी तरीके से समझ ही रहे होंगे कि ऊर्ध्वपातित क्या होता है, ठीक है? मान लिया कोई भी ठोस पदार्थ है, उसकी अशुद्धि निकालने के लिए उसको क्या किया जाता है? वेपोराइज़ किया जाता है, तो उसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है? अगर उसका अनुप्रयोग देखें आप, तो नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन का यूज़ किया जाता है। दूसरा इसका उदाहरण है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग करने के लिए भी ऊर्ध्वपातन विधि का यूज़ किया जाता है, ठीक है? इसके बाद है क्रोमैटोग्राफी। तो क्रोमैटोग्राफी का मतलब ये होता है कि यहाँ से ऐसे विलेय पदार्थों को पृथक करने के लिए इनका यूज़ होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं, तो उसके लिए क्रोमैटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। अब इसका अगर अनुप्रयोग आप देखें तो डाई के रंगों को पृथक करने के लिए किया जाता है। दूसरा, जो प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने के लिए भी क्रोमैटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। और रक्त से जो नशीले ड्रग्स होते हैं उनको पृथक करने के लिए भी क्रोमैटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है आसवन। तो आसवन का सीधा-सा अगर उदाहरण देखें, मतलब आपको पता होगा कि मतलब ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए आसवन का यूज़ किया जाता है जो विघटित हुए बिना भी क्या होते हैं? उबलते रहते हैं, ठीक है? तो एसीटोन और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए आसवन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण में अगर इसकी डेफिनिशन आप कहें, तो ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है और इसमें क्या किया जाता है कि क्रिस्टल के रूप में तो जो शुद्ध ठोस होता है उसको विलयन से पृथक कर लिया जाता है। अब समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अशुद्ध नमूने से फिटकरी पृथक करने के लिए भी क्रिस्टलीकरण का यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स थी जिनको हम यूज़ करके अलग-अलग मिश्रण को पृथक करते हैं। सारे के बारे में हमने आपको बता दिया, आप इनके बारे में अच्छी तरीके से याद रखिएगा। 2-3 चीज़ें और हैं, यहाँ पे उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है परासरण, परासरण, ठीक है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जब दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किए गए हों, तो विलयन के अणु झिल्ली को पार कर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गति करते हैं, ठीक है? और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। उदाहरण देखें तो किशमिश से, जो किशमिश होती है, किशमिश के दाने जल में रखने से क्या होता है? फूल जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा इसका उदाहरण है। और इसी का अगर आप उल्टा कर देंगे तो फिर वो जो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाए, आरओ जिसको हम कहते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिक कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी इससे रिलेटेड जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की। इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लास्ट ईयर के प्रश्न उठा के देखेंगे तो आपको वो सारे मिलेंगे। ठीक है? अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्ड, यानी परमाणु संरचना और जो केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंध। ठीक है? अब देखिए इसमें आपको क्या-क्या करना है, तो इसी में आपको डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी मिलेगी। उसके बाद आपको पूरी डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा कि क्या है, क्या नहीं है। ठीक है? अब इसमें आपको करना क्या-क्या है, तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो रासायनिक संयोजन का नियम है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आपको इसी में मिलेगी।
है ना। मोल की जो मोल कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिलेंगे आपको। उसके बाद थॉमसन का मॉडल जो एटम के लिए है वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, बोर का मॉडल पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप सबको पता होंगी, मैं वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस इसको नहीं करना चाहता हूँ। हम आते हैं डायरेक्ट अपने जो काम की चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड, यानी जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक जो रासायनिक बंधन होते हैं वो होते हैं। जो वैद्युत संयोजक या इनको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, तो इनका मतलब क्या होता है। तो देखिए, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या होता है, वैद्युत संयोजक बंध बनता है। ठीक है, इसके बाद अगर सहसंयोजक बंध को देखें तो ये जो बंध होता है ये असमान तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है, अब यही दो तीन टाइप के होते हैं, मतलब एकल सहसंयोजक है, फिर जो द्वि सहसंयोजक है, या फिर सहसंयोजक है। जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी उस हिसाब से उसका बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद इसमें आएगा उप सहसंयोजक बंध। अब उप सहसंयोजक का मतलब ये होता है कि जब परमाणुओं के मध्य साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा प्राप्त हो जाए तो उसको हम कहते हैं उप सहसंयोजक बंध। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा क्या जाता है, तो जो सहसंयोजक बंध है इसके रिलेटेड कुछ गुण पूछे जाते हैं कि इसके गुण क्या होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनके मध्य क्या होता है, कमजोर आंतरिक, कमजोर अंतरा अंतराणविक बल पाए जाते हैं। ठीक है, ये फैक्ट पूछा गया है। ठीक है, और जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो सामान्यतः अध्रुवीय विलायकों, अध्रुवीय विलायकों, अध्रुवीय विलायकों। अब अध्रुवीय विलायक क्या क्या होते हैं, तो बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है इत्यादि, इसमें ये विलेय होते हैं। ठीक है, और जबकि जो ध्रुवीय विलायक होते हैं, ध्रुवीय विलायक, ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया है कि ध्रुवीय विलायक कौन से होते हैं, तो वो जल होता है। ठीक है, तो ध्रुवीय विलायकों में ये भी विलेय होते हैं, जैसे चीनी पानी का विलेय, ये सारे विद्युत के, ये सारे सभी कुछ कुचालक होंगे और इनका जो बंध होगा वो दिशात्मक होता है। ठीक है, तो ये सहसंयोजक बंध के बारे में कुछ फैक्ट लास्ट ईयर पूछे गए तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो ये बेसिक छोटा टॉपिक था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। ऑक्सीडन, इसके बाद इसी में मतलब ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और उसके बाद रिडक्शन क्या होता है। सुन लीजिए थोड़ा सा। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व ग्रहण करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत धनात्मक तत्व त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन जब होगा तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट को डोनेट करेगा, और वहीं जब रिडक्शन होगा तो जो हाइड्रोजन आयन होगा उसको एक्सेप्ट करेगा। ये इतना याद रखिएगा, बस इससे काम हो जाएगा आपको। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शंस। इससे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पूछी जाती है कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में आप जानते हैं कि जो मतलब कोई भी पदार्थ होता है वो टोटली परिवर्तित नहीं होता, उसका अगर रिवर्स प्रोसेस किया जाए तो वो दोनों चीज़ें हमें मिल सकती हैं। बट केमिकल जो परिवर्तन होता है यानी जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें चीज़ों को हम दोबारा रिवर्स करके चीज़ों को ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है। अब कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं भौतिक परिवर्तन में, ये सब चीज़ें आप जानते होंगे, जैसे कि पानी का जमकर बर्फ बनना, बर्फ को फिर से गला के आप पानी कर सकते हो, चीनी का पानी में घुलना। फिर हमने अभी पहले जो डिस्कस किए हैं जो अलग अलग पदार्थों को मतलब उनको सेपरेट करने के लिए, उन सारी किसी एक विधि से आप चीनी को पानी से अलग कर सकते हो। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ है मोम का गलना। मोम का गलना जो है ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, लेकिन मोमबत्ती का जलना ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मोमबत्ती का जलना क्या है, ये है रासायनिक परिवर्तन, और मोम का गलना जो है या पिघलना ये है भौतिक परिवर्तन। दोनों के बारे में अच्छी तरीके से याद रखिएगा। कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में क्रिएट होता है और कई बार प्रश्न ऐसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन में अगर आप देखें तो फिर दूध को क्रीम से अलग करना, दूध को क्रीम से अलग करना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, और उसके बाद दही से मक्खन निकालना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। दही से मक्खन निकालना ये भी एक मतलब भौतिक परिवर्तन है। और उसके बाद फिर ऊर्ध्वपातन ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन में मोमबत्ती का जलना है, और फिर दूध से दही बनना बेसिक एग्जाम्पल है जो सभी जानते हैं, दूध से दही बनना ये भी एक जो है मतलब रासायनिक परिवर्तन है।
लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और जलना, किसी भी चीज़ का जलना, तो वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। ये बेसिक मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके बारे में आप याद रखिएगा। मोम का गलना क्या है, ये एक भौतिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती का जलना जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। बाकी अगर मान लिया कुछ ऐसे प्रश्न आते भी हैं तो आप उनको इस तरह से सोच के निकाल सकते हैं कि भाई अगर कोई भी पदार्थ है तो उसका रिवर्स प्रोसेस संभव है कि नहीं। अगर रिवर्स प्रोसेस संभव है तो फिर वो भौतिक परिवर्तन होगा, अदरवाइज फिर वो रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें रेट ऑफ रिएक्शंस। अब रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि मतलब जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनका अलग अलग लेवल पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि डिफिनीशन के बारे में अगर आपसे कहूँ तो ये कहा जाएगा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त होने वाले उत्पादों की सांद्रता के समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि अभिकारकों की सांद्रता है तो उसमें टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, फिर एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। एक बेसिक जो छोटा स्टेटमेंट है इसके बारे में वो आप याद रखिए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर वो हो जाएगी दोगुनी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ये फैक्ट पूछा गया है, एक दो बार पूछा गया है, तो इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद फिर विद्युत अपघटनी सेल। देखिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो लास्ट ईयर परीक्षाओं में पूछी गई हैं एनसीईआरटी से, हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी है तो और बहुत सारी चीज़ें। तो विद्युत अपघटनी सेल, तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो गैल्वेनिक सेल होता है। और गैल्वेनिक सेल का अगर यह देखें कि क्या होता है तो मतलब इसके द्वारा क्या किया जाता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है इस सेल का यूज करके। ठीक है। अब जो गैल्वेनिक सेल होता है ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में डेनियल सेल आता है, शुष्क सेल आता है, मरकरी सेल आता है, और द्वितीयक सेल में सीसा संचायक सेल आता है, और फिर निकल कैडमियम बैटरी आती है। ठीक है। अब डेनियल सेल में एक दो बार पूछा गया है, ये मतलब एक प्राथमिक सेल का उदाहरण है। इसमें क्या क्या होता है, तो इस सेल में कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड होते हैं। इनको किसमें डुबाया जाता है, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं। CuSO4 और ZnSO4 के सोल्यूशन में इनको डुबोते हैं। ठीक है। और दोनों विलयनों में साल्ट ब्रिज की तरह इसको जोड़ देते हैं, और बाद में इनसे क्या होता है, जिंक का जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक की छड़ पर एनोड की तरह व्यवहार करती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, आप इतना ही जानिए कि डेनियल सेल में कॉपर और जिंक को एनोड और इसके विलयन में इसको डुबोते हैं, ये पूछा गया है इसमें। ऐसे ही शुष्क सेल है तो ये भी एक गैल्वेनिक सेल है, या आप कह सकते हैं कि जो प्राथमिक सेल होता है इसमें भी वही द्रव विद्युत अपघट्य के स्थान पर जो होता है वो नमी युक्त विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया था, लेक्लांसे ने किया था। इस वजह से नाम आपको याद आ रहा होगा, पहले आपने पढ़ा होगा लेक्लांसे। तो इसको लेक्लांसे सेल के नाम से भी जानते हैं, किसको, जो ड्राई सेल होता है। ठीक है। ऐसे ही मरकरी सेल होता है, मरकरी सेल में मतलब जहाँ पे कम विद्युत की आवश्यकता होती है वहाँ पे इस सेल का यूज किया जाता है, कम विद्युत की आवश्यकता होती है वहाँ पे इस सेल का यूज किया जाता है। उसके बाद फिर द्वितीयक सेल में सीसा संचायक सेल जो होते हैं, ये आप जानते हैं द्वितीयक जो है सेल होते हैं। और ऐसे ही निकल कैडमियम बैटरी है जो ये भी एक सेल होती है। ठीक है। तो बेसिक जो चीज़ें थी वो हमने आपको यहाँ पे बता दी जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये छोटा टॉपिक था, कोई ज़्यादा इसमें बड़ा वो नहीं था। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण होता है, अब उसमें दो तीन नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। एक तो है मेंडलीफ, सबसे पहले मेंडलीफ का आवर्त नियम इन्होंने बताया, है ना, इनका आवर्त नियम आया। फिर इसमें कुछ दिक्कतें थी तो बाद में फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, यानी जो आधुनिक आवर्त का नियम, नाम खाली आप जानते रहिए, आधुनिक आवर्त का नियम आया। और उसके बाद फिर आधुनिक आवर्त के नियम के हिसाब से उसकी एक सारणी मतलब बनाई गई। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, और इसमें कभी कभी प्रश्न इस लेवल से पूछे जाते हैं कि मतलब जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो जो टेबल में है वो किधर घटती है किधर बढ़ती है। या फिर कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो
ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, किधर घटती है किधर बढ़ती है, या फिर ये पूछ लिया जाता है जो आयनन विभव होता है वो टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर या नीचे से ऊपर या फिर दाएं से बाएं जाने पर घटता है बढ़ता है, या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता। इस लेवल के प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए, यूपीपीसीएस में तो आई होप ऐसा नहीं पूछा गया है, इस मतलब इस लेवल से ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो बीपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा गया, मतलब काफी पुराना, 1999 में ये प्रश्न पूछा गया था कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य जो गुणधर्म होता है वो क्या होता है, मतलब बेसिक होता है, एसिडिक होता है, या फिर एसिडिक जो भी होता है, तो वहाँ पे बेसिक और एसिडिक दोनों होता है। बाकी यूपीएससी में 2001 में प्रश्न पूछे गए हैं इससे, और खास तौर पे मतलब यूपीएससी में ही इससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे स्टेटमेंट बना के। ठीक है, तो आप इतना जानिए कि मेंडलीव का आवर्त नियम है, उसके बाद फिर आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो सारी चीज़ें क्या क्या है, मेंडलीव की जो कमियां थी उसको दूर इसमें किया गया है। अब क्या क्या कमियां थी उन सब चीज़ों के लिए आप मतलब एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसे मेरे हिसाब से इतना कोई आवश्यकता नहीं है इसका पढ़ने का। ठीक है, इसके बाद फिर अम्ल, क्षार तथा लवण। अब एसिड क्या होते हैं, मतलब जो खट्टे होते हैं, सिंपल सी बात है, उनको एसिड कहा जाता है। क्षार क्या होता है, जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, उनको क्षार कहा जाता है। इस हिसाब से दो तीन डेफिनेशन इसमें मतलब हैं जो कि दी गई हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आते हैं पीएच स्केल पे, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। पीएच स्केल क्या होता है, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन को सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, उसको पीएच स्केल कहा जाता है। ठीक है, और इसमें पीएच में पी का मतलब क्या होता है, तो वो होता है पुशांस, पी यू ओ सॉरी POTENZ, ये पी का मतलब होता है पीएच स्केल में। ठीक है, इसमें 0 से 14 तक का मतलब नंबर्स दिया होता है, और उसमें 0 से 7 तक का जो होता है वो होता है अम्लीय, और 7 से लेकर 14 तक का जो होगा वो होगा क्षारीय, और अगर 7 होगा तो उसको कहेंगे उदासीन। इसी लेवल पे इसको मापा जाता है, इन्हीं सारी चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और है चीज़, उसका नाम है एक्वारेजिया। ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी में। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं अम्लराज। अम्लराज क्या होता है, तो वही मतलब कॉन्सनट्रेट HCl, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका जो रेशियो होता है 3:1 में, मतलब इसके अनुपात में मिलाने पर इसको ये कहा जाता है अम्लराज, और ये किसी भी चीज़ को गलाने में सक्षम होता है। तो अम्लराज के बारे में ये आप याद रखिएगा कि HCl और HNO3 का ये मिक्सर होता है। ठीक है, और एसिड रेन है, एसिड रेन के बारे में आप जानते हैं। जब एसिड रेन कब होगी, जब पीएच का मान कितना हो जाएगा, 5.6 से कम हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं वो एसिड रेन है। ठीक है, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण लवण और उनके गुणधर्म यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आई थिंक यूपीपीसीएस में भी इस बार इससे प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहला है साधारण नमक। साधारण नमक का फॉर्मूला आप जानते हैं, उसको कहते हैं NaCl। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सोडियम क्लोराइड, और ये एक कैसा है, उदासीन लवण है। ठीक है, उदासीन लवण है। इसके बाद है कास्टिक सोडा, इसको कहते हैं NaOH। इसको याद रखिएगा बिल्कुल, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसके बाद है फिर विरंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, यानी इसको कहा जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, यही पूछा जाता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, वो होता है NaHCO3, यानी इसको क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर धावन सोडा है, तो धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। और ये क्या है, एक क्षार है, क्षारकीय लवण है। अब अगर इसके उपयोग को देखें आप कि उसका उपयोग क्या है, तो मतलब घरों की साफ सफाई में धावन सोडा का यूज होता है। सिंपल सा बहुत बेसिक एग्जांपल आप जानते हैं, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका यूज होता है। इसके बाद है नीला थोथा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4, इसको क्या कहा जाता है, इसको व्यवहारिक भाषा में तूतिया भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4 हाफ H2O, फॉर्मूला आप जानते रहिए। ठीक है, इसी को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये सफ़ेद रंग का एक चूर्ण होता है, नॉर्मली आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। इसके बाद है हरा कसीस, तो इसको कहा जाता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट इसको कहा जाता है हरा कसीस को। और फिर उजला थोथा, इसको कहा जाता है जिंक सल्फेट। ठीक है,
जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और 7H2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बेसिकली उजला तोता का यूज वहाँ होता है चर्म उद्योगों में, खासतौर पे इसका जो होता है यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी परीक्षाओं में जो पूछी जाती हैं, वो सारी हमने यहाँ पे बताई, इनको अच्छी तरीके से रट लीजिएगा बेहतर तरीके से। ठीक है, तो ये तत्वों के वर्गीकरण और उसके बाद अम्ल, क्षार और लवण से रिलेटेड जो कुछ प्रश्न थे वो हमने आपको बताए। इसमें यूपीपीसीएस को अगर देखें तो अभी 2014 में एक प्रश्न पूछा गया था कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनता है, तो वो यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3 से रिलेटेड है। और भी बाकी बहुत सारे प्रश्न इससे बीपीएससी में भी खासतौर पर पूछे गए हैं कि बेरंजक चूर्ण के लिए पूछा गया कि उसका फॉर्मूला क्या होता है और उससे रिलेटेड कौन सा कथन सत्य है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप इतना इनको बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है धातु निष्कर्षण और मिश्र धातु। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आती हैं सक्रियता श्रेणी, यानी धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाए। तो जो सबसे सर्वाधिक क्रियाशील होगा वो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको कहते हैं पोटेशियम। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, और सबसे जो कम क्रियाशील है अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको मिलेगा सिल्वर, और जो उससे भी कम क्रियाशील है तो वो मिलेगा गोल्ड यानी सोना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्या है, वो है पोटेशियम, याद रखिएगा नाम बिल्कुल। इसके बाद अगर आप देखें कि धातुओं के जो निष्कर्षण होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, तो धातुओं का निष्कर्षण बेसिक सा है कि मान लिया जैसे कोई भी अयस्क है, तो अयस्क का इसका सांद्रण करके हम इसको 3 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो पहला जो है वो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं ये हो जाएंगी, और उसके बाद जो आएगा मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, और उसके बाद फिर निम्न अभिक्रियाशील धातु। तो जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होंगी उनका क्या होगा, विद्युत अपघटन होगा। उसके बाद फिर शुद्ध धातु हमें मिल जाएगी। जो मध्यम क्रियाशील जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होंगी उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए दो चीज़ें होंगी, या तो उसके कार्बोनेट आयस को अलग किया जाएगा, और या तो फिर उसके सल्फाइड आयस को अलग किया जाएगा। ठीक है, और बाकी कार्बोनेट आयस का क्या किया जाएगा, निस्तापन, निस्तापन ये पूछा गया है, और सल्फाइड आयस का क्या किया जाएगा, वो किया जाएगा वर्जन। ठीक है, ये पूछा गया है कि निस्तापन और वर्जन कैसे किया जाएगा। इसके बाद फिर ये अपनी शुद्ध यानी प्योर फॉर्म में आ जाएंगे। इसके बाद फिर निम्न जो धातु होंगे इनके सल्फाइड आयस को अलग किया जाएगा, और फिर से इनका क्या किया जाए, सल्फाइड आयस का क्या करते हैं, तो वर्जन करते हैं, और फिर से फिर वो अपने प्योर फॉर्म में आ जाएंगे। तो धातुओं के निष्कर्षण की ये कुछ विधियां हैं, कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, उनका हम निष्कर्षण कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ देखते हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में, कई बार पूछे गए, यूपीपीसीएस में पूछे गए कि जर्मन सिल्वर किसका घटक है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है ना। चलिए हम देख लेते हैं मिश्र धातुएं, उनके घटक और उनके उपयोग क्या क्या है। तो पीतल है, तो पीतल कॉपर और जिंक का घटक होता है, और यहाँ पे ये लिखा है कितने परसेंट है, तो 70 और 30 है। बर्तन बनाने में इसका यूज होता है। कांसा, ब्रॉन्ज, तो कॉपर और एसएन, तो 90 कॉपर 90% और 10% एसएन। सिक्का और बर्तन बनाने में जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, तो कॉपर होता है, जिंक होता है, निकल होता है, सिल्वर नहीं होता है। 60-20-20 का रेशियो होता है, बर्तन बनाने में इसका यूज होता है। गन मेटल में कॉपर है, जिंक है, एसएन है, यानी 90 2 और 8 का इनका रेशियो है। टोप और घेर बनाने में इसका यूज होता है। डेल्टा मेटल में कॉपर है, जिंक है और लोहा है, 60-38 2 का रेशियो है, और बल्ब और वॉल्व और बेयरिंग बनाने में इसका यूज होता है। मुंज मेटल में कॉपर और जिंक होता है, 60-40 का रेशियो, और जहाजरानी उद्योग में इसका यूज किया जाता है। डच मेटल में कॉपर और जिंक है, 80-20 का रेशियो, सस्ते आभूषण बनाने में इसका यूज किया जाता है। टांका में एसएन प्लस पीबी 67-33 का रेशियो, और जोड़ों में जो टांका लगाया जाता है वो सोल्डर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इनको अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने टॉपिक को देखते हैं जो कि है कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, कार्बन और उसके यौगिक। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, तो कार्बन के आबंध कितने होते हैं, कार्बन के अपरूप क्या होते हैं, और कार्बन का जो विशेष गुण होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़ा सा इसके वो करेंगे, और इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p2 होता है। ठीक है, और अगर इसकी संयोजकता आप देखेंगे तो आपको कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। अब अष्टक प्राप्त मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करेगा, और जब साझेदारी करेगा
तो ये कैसा बंध बनाएगा? सहसंयोजी बंध बनाएगा, सहसंयोजी बंध बनाएगा ये। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बेसिक थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ है। अब कार्बन के अपरूप के बारे में हम देखते हैं। तो कार्बन का अपरूप सबसे पहले क्या है? वो है हीरा। ठीक है, इसकी कैसी संरचना होती है? त्रिआयामी संरचना होती है। और हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है। कितना होता है? ये आप याद रखिएगा, 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। इसके बाद दूसरा जो है वो है ग्रेफाइट। ये भी लगभग हीरे के समान इसकी संरचना होती है और ये एक शुद्ध कार्बन होता है। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट और हीरे की जो संरचना होती है, आणविक संरचना, वो टोटली अलग होती है। ऐसा मतलब कोई सेम नहीं होता उसमें। इसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट आपको मिलेगा फुलेरीन। ये इसके बारे में कई बार पूछा गया कि फुलेरीन किसका अपरूप है, तो वो कार्बन का अपरूप है ना। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बक मिनिस्टर, बक मिनिस्टर फुलेरीन, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, C60 इसका मतलब एक वो होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप कार्बन के विशेष गुण की बात करें तो कैटेनेशन है, यानी श्रृंखलन जो है इसका एक विशेष गुण है। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है? श्रृंखलन का मतलब ये होता है कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कैटेनेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो इसका जो वैलेंसी है यानी संयोजकता है, 4 होता है। तो 4 के लिए वो किसी से भी अपना कोई भी रिलेशन बनाने को तैयार होते हैं। जो इसका साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, छोटा आकार के कारण भी इसका एक विशेष गुण है। तो ये 2-3 कार्बन के विशेष गुण हैं। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो कि कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थी। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है? कार्बन जो है वो लगभग बहुत सारे लोगों के साथ अपने मतलब आप ये कह सकते हैं कि कार्बन जो होता है वो बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है, क्योंकि उसका जो स्थिति है वो लगभग ऐसा ही है ना। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड होता है और एक नॉन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड होता है। तो सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि जिनमें कार्बन कार्बन सभी बंध जो होते हैं एकल बंध से जुड़े होते हैं, यानी एकल बंध से जब जुड़े होते हैं तो उनको कहा जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी संतृप्त यौगिक। और अनसैचुरेटेड यौगिक का मतलब कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रिबंध होते हैं, तो उनको कहा जाता है अनसैचुरेटेड या असंतृप्त यौगिक। ठीक है, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हम देखते हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। अब इसमें सबसे पहला है CH4। आप जानते हैं CH4 को क्या कहा जाता है? मीथेन। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मीथेन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, आप सभी जानते हैं। मतलब कई सारी मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न होती है। अब कहाँ कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो ये प्रश्न पूछे गए कि धान के खेतों में और पशुपालन में। इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको कहते हैं, इसको एक अलग नाम भी इसको कहा जाता है फ्रियान, फ्रियान के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक हरित कार्बनिक यौगिक है और ओजोन क्षरण के लिए खासतौर पे जिम्मेदार है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम आपने सुना होगा। इसका मतलब उपयोग सीमित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है उससे। इसके बाद है मस्टर्ड गैस। तो मस्टर्ड गैस क्या होता है? मतलब अगर सिंपल टेम्परेचर पे उसको देखा जाए तो ये होता है रंगहीन और गाढ़ा होता है, रंगहीन और गाढ़ा होता है। और इसकी गंध कैसी होती है? तो मस्टर्ड है मतलब सरसों की तरह इसकी गंध होती है, इसीलिए इसको मस्टर्ड गैस भी कहा जाता है। काफ़ी जहरीली गैस होती है ये क्या करती है? ये मतलब त्वचा वचा पे फफोले वफोले डाल देती है इस तरह से। इसका जो यूज हुआ था फर्स्ट टाइम प्रथम विश्व युद्ध में, जर्मनी की सेना के द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध किया गया था मस्टर्ड गैस का यूज। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ल्यूसाइट। तो ल्यूसाइट भी क्या है? एक रंगहीन और गंधहीन तैलीय द्रव है, और द्वितीय विश्व युद्ध में इसका उपयोग हुआ था रासायनिक हथियार के रूप में। ठीक है, ये भी त्वचा पर वही फफोले डालना, आंखों में जलन, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो टीयर गैस है। बेसिक चीज़ें आप जानते हैं। अश्रु गैस जिसको कहते हैं, ये मतलब ज़्यादा विषैली नहीं होती, अविषैली गैस है, और इससे आंखों और नासिका आदि में जलन, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अश्रु गैस का भी फर्स्ट टाइम उपयोग है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही किया गया था। इसके बाद है क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म क्या है? तो ये भी एक रंगहीन और वाष्पशील और एक गाढ़ा द्रव होता है ये। ठीक है, मतलब सूंघने पे बेहोशी या निश्चेतता आती है। और क्लोरोफॉर्म का उपयोग मेनली कहाँ किया जाता है? तो हॉस्पिटल में या फिर और सारी चीज़ों में किया जाता है क्लोरोफॉर्म का उपयोग। ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है? तो प्रकाश की उपस्थिति में ये बनाता है फास्जीन। ये बन जाएगा क्या? फास्जीन। और फास्जीन का केमिकल नेम क्या है? तो कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड इसको कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा।
ठीक है, इसीलिए इसको मतलब अंधेरे कमरों में रखा जाता है, ऐसे प्रकाश में नहीं रखा जाता। इसके बाद है आइडोफॉर्म, CH3। तो आइडोफॉर्म जो होता है ये पीले रंग का एक क्रिस्टलीय द्रव होता है, पीले रंग का, और इसको ट्राई आइडोमीथेन के नाम से भी जाना जाता है। ट्राई आइडोमीथेन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको कि Cl4 कहते हैं। ये भी एक रंगहीन वाष्पशील गैस है और इसे टेट्राक्लोरोमीथेन के नाम से भी जाना जाता है। टेट्राक्लोरोमीथेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी जो वाष्प होती है वो अज्वलनशील होती है, और क्या होता है, एयर से यानी हवा से जो होता है वो भारी होती है। उपयोग बेसिकली इसका कहाँ किया जाता है, तो अग्निशामक के रूप में इसका किया जाता है। अग्निशामक के रूप में इसका भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, मेनली विद्युत के कारण जितनी भी आग लगती है उसको बुझाने के लिए CCl4 का ही उपयोग किया जाता है। ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ, ठीक है। तो विद्युत मतलब से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए CCl4 का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद मिथाइल आइसोसाइनेट, बेसिक कंसेप्ट आपने हजारों बार सुन रखा होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो C3H3NO या फिर CH3NCO। ये क्या है, एक विषैली गैस है। भोपाल गैस त्रासदी आपको याद होगा, एक विषैली गैस है, और भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी उसमें ये हुआ था। और इस ये जो था ये कीटनाशकों के निर्माण में एक मध्यवर्ती रसायन है, कीटनाशकों के निर्माण में। ठीक है, तो मिथाइल आइसोसानेट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा। इसके बाद है एथिल अल्कोहल, या इसको एथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है। C2H5OH इसका फार्मूला होता है। और अल्कोहली पदार्थों का ये महत्वपूर्ण जो होता है, ये अवयव होता है। ये एक अच्छा विलायक भी है, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो टिंचर बनाने में, आयोडीन, और उसके बाद जो कफ सिरप बनते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है, टॉनिक, इन सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ठीक है, तो ग्लिसरॉल आप जानते हैं इसमें 3 OH समूह उपलब्ध होते हैं, और इसका जो नाम होता है उसको कहा जाता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। ठीक है, ये इसका नाम होता है ग्लिसरॉल का। ठीक है, अब इसका उपयोग मेनली वही मॉइस्चराइजर और सौंदर्य से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको बनाने में इसका किया जाता है। और इसका उपयोग जो विस्फोटक होते हैं उनमें भी किया जाता है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन है, डायनामाइट है, वहाँ भी इस ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है TNT, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, और इसका जो आणविक सूत्र होता है वो आप याद कर लीजिए, C6H2NO2 और उसका होल थ्राइस, और उसके बाद CH3। थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। इसके बाद है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल के बारे में कई बार पूछा गया UPPCS में, HCOOH। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है मेथोनोइक अम्ल। क्या होता है, मिथोनोइक अम्ल इसको कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल को। ठीक है, मतलब वही चींटी है, लाल बिच्छू है, इन सब के काट, इनके मतलब डंक में ये पाया जाता है, और काटती हैं तो ये सारी चीज़ें बॉडी में इनबिल्ट हो जाती हैं। अगर इसके उपयोग की बात करें आप, तो चमड़ा शोधन में, रबड़ उद्योग में, और कपड़ा उत्पादन में, इन सब सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है एसिटिक अम्ल, CH3COOH, बेसिक चीज़ें, सिरका आप जानते हैं। और सिरके में एसिटिक अम्ल का लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो वो होता है 6 से लेकर 10% तक। ठीक है, इसके बाद लैक्टिक अम्ल आप जानते हैं कि दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है, लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा लैक्टिक एसिड में बदलकर दूध से दही में परिवर्तित किया जाता है। बेसिक है, आपने कई बार सुन रखा होगा। एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन क्या है, एक दर्द निवारक है, दर्द निवारक औषधि है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, और प्राकृतिक रूप से ये किस पेड़ से प्राप्त की जाती है, तो उसका नाम है बिलो पेड़ के, बिलो पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है इसको। ठीक है, मेनली रक्त को पतला करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, एंटीपायरेटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ऐसे ही है एक यूजेनॉल, सॉरी यूजीनॉल है ये, यूजीनॉल। ठीक है, मतलब एक प्राकृतिक दर्द निवारक ये भी है। लौंग के तेल में प्रचुर मात्रा में ये उपस्थित होता है, लौंग के तेल में इसको मतलब पाया जाता है ये, दांत दर्द, इन सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है एस्पर्टम, जिसको कि AMP के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कृत्रिम मधुरक है, कृत्रिम मधुरक है, जिसका प्रयोग सुक्रोज या सामान्य चीनी के स्थान पर किया जाता है। काफ़ी मतलब ये आप समझ लीजिए कि चीनी से 200 गुना अधिक मीठा होता है ये एस्पर्टम, 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है ये। ठीक है, इसके बाद यूरिया है, NH2CO, NH2 इसका फार्मूला होता है।
और यूरिया ही वह प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका जो प्रयोगशाला में संश्लेषण पहली बार किया गया था, ये याद रखिएगा। इसमें 46.6% क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। और मानव मूत्र में भी यूरिया पाया जाता है। हवा के संपर्क में जैसे ही वो आता है वो वहाँ से अमोनिया गैस बनने लगती है, इसीलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा दुर्गंध का कारण ये बनता है। और यूरिया का उत्पादन जो है द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड के क्रिया के साथ इसको किया जाता है। इसके बाद है डीडीटी, बेसिक है, कई बार इसको बारे में पूछा गया है कि डीडीटी क्या होता है। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन इसका नाम होता है। और ये अनिम्नीकारक और जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, पर्यावरण पे काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है डीडीटी। इसके बाद है सोडियम सोडियम बेंजोएट Na7H5O2। ठीक है, खाद्य परिरक्षक होता है, ये खाद्य परिरक्षक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक थे जिनके बारे में लास्ट ईयर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने बता दी आपको। इनसे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वो मैच वैच करने के लिए, इस तरह से कि इनके फॉर्मूले को मैच करने के लिए या फिर उनके उपयोग को इस तरह, जैसे मान लिया ये CH4 के बारे में पूछा गया क्या होता है, और क्लोरोफॉर्म के बारे में एक दो बार पूछा गया है कि इससे क्या होता है, एथिल अल्कोहल के बारे में, एथेनॉल के बारे में पूछा गया, फॉर्मिक अम्ल के बारे में पूछा गया, एसिटिक अम्ल के बारे में पूछा गया, लैक्टिक अम्ल के बारे में पूछा गया, यूजेनॉल के बारे में पूछा गया, एस्प्रिन पूछा गया। आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखेंगे, यूरिया और ये सब, सोडियम बेंजोनेट है, डीडीटी, ये सब काफ़ी पूछे गए हैं लास्ट ईयर। ठीक है, इसके बाद चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है पॉलीमर यानी बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? तो बहुलक ऐसे पदार्थ होते हैं जो उच्च अणुभार वाले ये पदार्थ होते हैं जो साधारण अणु अर्थात जो मोनोमर यानी एकलक के अनेक अणुओं के साथ आपस में जुड़ने से बनते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बहुलकीकरण। ठीक है, दो टाइप का होता है, नेचुरल और सिंथेसाइज्ड। तो जो प्राकृतिक बहुलक होता है वो प्रकृति से प्राप्त होता है, सिंपल सी बात है, नाम आप जरूर याद रखिए। ये है स्टार्च, प्राकृतिक बहुलक है। और सेलुलोज है, ये भी प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन है, ये भी प्राकृतिक बहुलक है। और जो प्राकृतिक रबर होता है ये भी प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, ये नाम आप सारे याद रखिएगा, पूछे गए लास्ट ईयर। और इसके बाद फिर जो सिंथेसाइज यानी संश्लेषित बहुलक होता है, यानी जिसको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, तो इनके भी नाम आपको याद होने चाहिए। नायलॉन है और टेफ्लॉन है, ये बीपीएससी में पूछा गया है, टेफ्लॉन। बेकेलाइट, बेकेलाइट है। और उसके बाद एक नया नाम है टेरिलीन। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सिंथेटाइज्ड पॉलीमर है। इसके बाद फिर प्लास्टिक के बारे में देखते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दो टाइप का प्लास्टिक होता है। मतलब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। दो टाइप का होता है, थर्मो प्लास्टिक है और फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अगर आप इनका डिफरेंस आप देखें तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाता है। ठीक है, उदाहरण आप देखें इसका तो पॉलीथीन और पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, और उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पूछा गया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और फिर नायलॉन, ये क्या है? ये थर्मो प्लास्टिक है, नायलॉन। मतलब ये कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो गर्म करने पर तो मुलायम हो जाएंगे, लेकिन ठंडा जैसे होगा वो पूरा कठोर हो जाएगा, फिर से आप गर्म करेंगे तो फिर से मुलायम हो जाएगा, है ना। इसके बाद है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसका टोटल अपोजिट होता है। ये तो थर्मोसेटिंग का मतलब कि गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, जिससे मतलब आप मुलायम है तो आप चाहे जो आकार दे सकते हैं, लेकिन आप पुनः गर्म करेंगे तो वो फिर मुलायम नहीं होता है, तो उसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उदाहरण है इसका बेकेलाइट और ग्लिप्टन, ग्लिप्टन, ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीजें, पॉलीथीन क्या है? तो एथाइलीन का बहुलक है, एथाइलीन का बहुलक है ये। और टेफ्लॉन क्या है? तो बीपीएससी में पूछा गया 2017 में, आई थिंक टेफ्लॉन के बारे में पूछा गया है। इसका उपयोग वही नॉन स्टिक के जो बर्तन बनाए जाते हैं उसमें टेफ्लॉन का यूज होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो मतलब ये भी, इसका जो यूज होता है वो कृत्रिम फर्श बनाने के लिए, रेनकोट बनाने के लिए, थैले पर्दे, ये सारी चीज़ें बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट है, तो बेकेलाइट को भी शायद 2017 बीपीएससी में ही पूछा गया है इसको। ये भी एक कैसा है? तो ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसका निर्माण किससे किससे होता है? तो इसका निर्माण होता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड से इसका निर्माण होता है, मतलब उसको कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा इसका निर्माण होता है। उपयोग इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है। तो ये बीपीएससी 17 में पूछा गया है कि इसका निर्माण किससे होता है, ये है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी इसके बारे में, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। इसके बाद रबर है, तो रबर भी दो चीज टाइप का होता है, प्राकृतिक है या फिर संश्लेषित है।
तो प्राकृतिक रबर जो होंगे वो मतलब किससे मिलते हैं, तो हीविया नामक वृक्ष से मिलते हैं। हीविया नामक वृक्ष से इनको प्राप्त किया जाता है, यानी उनके लेटेक्स यानी दूध से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और जो संश्लेषित रबर होते हैं वो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। संश्लेषित रबर इसीलिए उनको कहा जाता है। तो और ये रबर जो होता है वो क्लोरोपिन अथवा आइसोब्यूटाइलिन आइसोब्यूटाइलिन का जो होता है वो बहुलक होता है। उदाहरण अब अगर आप देखें तो इसका है ड्यूप्रीन, ड्यूप्रीन रबर, और उसके बाद फिर नियोप्रीन। ठीक है, ये सब जो है ये जो है सिंथेटाइज्ड रबर के उदाहरण हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें ये है रेशे। अब रेशे भी दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटाइज्ड। तो रेशे भी मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये बहुलक ही होते हैं। और इसमें जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनमें जैसे कि क्या कपास है, सन है, जूट है, ऊन है, ये सारे हैं। और जो सिंथेटाइज होते हैं उनको भी अलग अलग टाइप में यूज किया जाता है। इसके बाद जो है वो है ईंधन। अब ईंधन कौन कौन से होते हैं, तो इसमें सबसे पहला कोल आता है। अब आप जानते हैं कोयला के बारे में क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है। अवसादी चट्टानों में इसको पाया जाता है। और दो तीन आई थिंक चार टाइप का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। उनका बारे में डिटेल आपने सब जियोग्राफी में पढ़ रखा होगा। पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम तीन टाइप का होता है, नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, और फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। तो नेचुरल गैस जो होता है अश्मीय ईंधनों में सबसे स्वच्छ अगर देखा जाए तो वो नेचुरल गैस ही होता है, सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऐसे ही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो इसमें 80 से लेकर के 90% तक क्या होता है, मेथेन होता है। ठीक है। अत्यधिक दाब में रखे जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद फिर लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी। तो ये भी मतलब C3 है, C4 हाइड्रोकार्बन, यानी और ब्यूटेन प्रोपेन और ब्यूटेन के साथ इसको मतलब कंप्रेस्ड करके बनाया जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब इसमें एक चीज़ जो पूछा गया है कि मान लिया सिलेंडर है उससे लीकेज हो रहा है, तो फिर आपको कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए ही एक मिलाते हैं इसमें, उसका नाम है मरकैप्टन। ये प्रश्न पूछा गया है, मरकैप्टन। तो मरकैप्टन नामक दुर्गंध युक्त यौगिक मिलाते हैं जिससे लीकेज का पता लगता है। ठीक है। और मरकैप्टन क्या है, तो ये सल्फर युक्त हाइड्रोकार्बन है, ये भी नोट कर लीजिए। सल्फर युक्त ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी इसके बारे में। फिर क्रूड ऑयल आप जानते हैं, क्रूड ऑयल जो होते हैं वो मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले द्रव पेट्रोलियम ईंधन को क्या कहा जाता है, उनको क्रूड ऑयल कहा जाता है। अब इसमें बहुत सारे होते हैं, कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ों की प्राप्ति इसमें होती है। जो महत्वपूर्ण चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, अपस्फोटन या फिर ऑक्टेन संख्या। तो अपस्फोटन क्या होता है कि मतलब जब इंजनों में आंतरिक दहन इंजनों में प्रयुक्त होने वाले जो ईंधन होते हैं संपीड़न और ज्वलन के चक्र से गुजरते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ईंधन होते हैं जिनका वायु में मतलब आप ये कह सकते हैं कि वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन से पहले ही वो जल जाते हैं, इसीलिए वो आवाज करते हैं पहले से। तो वो ना हो इसके लिए इसको मिलाया जाता है टेट्रा इथाइल लेड, यानी TEL जब मिलाया जाता है तो वो ऐसी ध्वनि नहीं करते, यानी अपस्फोटन रोधी पदार्थ इसको कहा जाता है, TEL को, यानी एंटी नॉक कंपाउंड इसको कहा जाता है। ऑक्टेन संख्या का मतलब सिंपल है कि जो मतलब ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए ऑक्टेन संख्या का यूज किया जाता है, यहाँ पे लिखा गया है। ऑक्टेन संख्या ज़्यादा है तो फ्यूल जो होगा वो गुड होगा, और ऑक्टेन संख्या कम है तो वो फिर अच्छा फ्यूल नहीं माना जाता है। ये एक बेसिक चीज़ है इसमें। एंटी फ्रीज जो एजेंट, वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या होता है, तो उसको इथाइल ग्लाइकॉल कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो बहुत ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पे गाड़ी वाड़ियों में तेल उल जम जाते हैं, तो ये मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, जिससे जो मतलब फ्यूल होता है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में ही रहता है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी केमिस्ट्री के बारे में जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सारी हमने यहाँ पे कर ली है। इसके बाद अब लास्ट ईयर के जब प्रश्न उठाएंगे तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से कवर होंगी, आप उनको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, और इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे और भी बहुत सारी PDF मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।